जी अस्सलाम वालेकुम। पहला दिन हमारा, और पहले दिन में हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, बेसिक एमसीक्यूज से हैं, यानी जो हमारा बेसिक चैप्टर है ना, एजुकेशन क्या है। और जी देखें, मैं इस नियत से पढ़ा रहा हूँ कि मतलब एक दिल से इस नियत से पढ़ा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह इन सब खानदानों की जिंदगी बदल दे। ये लोग जो हैं, मतलब हर हर एक के अपने मसाइल हैं। जब हम ज़ाहिरी बात है, एक छोटी मामूली सी फीस भी रखी हुई है, तो लोगों के एक बड़े मसाइल हैं और सुनने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों का हमें एहसास है। और देखें, एक बात याद रखें, मैं सिर्फ इस नियत से नहीं पढ़ा रहा कि आपको एजुकेशन आ जाए, बल्कि मैं इस नियत से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अच्छे, जो है वो मतलब आप जिंदगी के अंदर, आपके अंदर वो हैबिट्स डेवलप हो जाए जो एक कामयाब इंसान के अंदर होती हैं। तो बहुत सी खैर बातें चलेंगी। और इंशाअल्लाह जो लोग मेरी रोजाना क्लास लेंगे। अच्छा, मैं ना क्लास को शुरू करने से पहले मैं बेटे की जरूरत पूरी कर दूं और इसको छोड़ के आ जाऊं। तो प्लीज 2 मिनट सिर्फ इंतजार कीजिएगा, ताकि इसको छोड़िए मुझे बैठा रहेगा फिर ऐसे तंग करेगा। जस्ट अ मिनट। जी, हाँ, उसको वालदा के पास छोड़ के आया हूँ। पहले हमारा चैप्टर जो है वो बेसिक एमसीक्यू से है, ठीक है, बेसिक है, जिसमें हमारी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, और पहला चैप्टर जो है उसमें से है। कल नोट शेयर हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले चैप्टर में क्या है। पहले 35 सवाल पहले चैप्टर में से हैं। पहला सवाल है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल दूज कैपेसिटीज in the individual which enable him to control his environment and fulfill his responsibilities, definition of education by। यानी एजुकेशन की ये डेफिनेशन, अच्छा आप लोग जो है वो साथ के साथ बता सकते हैं जिन लोगों को पता हो कि किससे है। अच्छा, ये जो एजुकेशन की ये वाली डेफिनेशन है, एक तो ये डेफिनेशन बहुत मुझे प्यारी लगती है, मतलब जबरदस्त लगती है। और सबसे पहले अगर मैंने कोई डेफिनेशन याद रट्टा लगाया था, तो इसी डेफिनेशन का मैंने रट्टा लगाया था। क्योंकि जब भी इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर होते हैं ना, तो वो आपसे ऐसे ही बात स्टार्ट करने के लिए पूछ लेते हैं कि डिफाइन एजुकेशन। तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, जो है ये जॉन डेवी की डेफिनेशन है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल दूज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट। कि एक पढ़ाई जो तालीम है, जो इंसान को, मेरी तरफ से किसी का माइक म्यूट नहीं है। प्लीज मेरी तरफ से जो है किसी का माइक जो है वो म्यूट नहीं है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है, ये इसकी है, जॉन डेवी की डेफिनेशन है। ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन, ये सिर्फ सवाल की हद तक नहीं, इस डेफिनेशन को आपने जबानी याद कर लेना है। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप लोगों ने जबानी याद कर लेना है। सेकंड है, लर्निंग इज अ, ये एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग, ये तीनों चूंकि अलग अलग हैं। तो लर्निंग का मतलब होता है, देखिए एक शख्स है वो कुछ नहीं जानता, अब वो अगर मैं उसे कुछ सिखाता हूँ, सीखने के बाद उसकी जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो लर्निंग की जो डेफिनेशन है, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। कि लर्निंग के बाद कोई शख्स सीखने के बाद, या लर्निंग इज द पॉजिटिव एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग के बाद कोई इंसान चेंज होता है, तो इसका क्या आंसर है? चेंज है। जो देखें, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से मुराद होता है टीचिंग।
ये जो है टीचिंग है। गाइडेंस, ये भी कहीं ना कहीं टीचिंग में आ जाएगी। वो जो रहनुमाई करने वाला जो मिचोर होता है, जो हमसे ज्यादा जानता होता है वो। हेल्प प्रोवाइड बाय टीचर, ये इसका फोल्डिंग होती है, जो आर्जी तौर पे अगर लिखा जाता है ना, हेल्प प्रोवाइड बाय टीचर, टेम्परेरी तौर पे इसका फोल्डिंग होती है। तो चेंज इन बिहेवियर की बात जो है, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग की डेफिनेशन है। और बड़ी कॉमन सी ये पूछी जाने वाली है कि व्हाट डिफाइन लर्निंग। तो लर्निंग इज अ पॉजिटिव एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, तो लर्निंग जो है वो चेंज है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज वन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। एक अच्छा उस्ताद कौन होगा। हम इसको पेडागोजी की नजर से देखेंगे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी ऐसा उस्ताद जिसकी क्लास के अंदर जो है वो नज्म जब्त जो है वो बड़ा कायम हो। क्या ऐसा उस्ताद जो है वो स्ट्रिक्ट ऐसा उस्ताद चाहिए होगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा उस्ताद नहीं चाहिए। देखें, पेडागोजी कहती है कि यार बच्चों को छोड़ दो, उनको फ्री छोड़ दो। जी, पिछले एमसीक्यू का चेंज था, मैंने लगा भी दिया है। ठीक है, आपको जो फाइल मिलेगी ना, वो इसके साथ आंसर लगे होंगे। अभी आंसर इस वक्त कोई नहीं लगेगा किसी के। अच्छा, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पेडागोजी, पेडागोजी के एमसीक्यू ना, ये कभी कभी जो लोग टीचर है ना, उन्हें अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करना चाहिए, तो थोड़ा सेंस को इस्तेमाल करना चाहिए कि पेडागोजी तो बड़ी लाडली, ये तो कहती है बच्चों को बड़ा प्यार से पढ़ाओ। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की तो बात ही नहीं करेंगे। पैशन फॉर टीचिंग, यानी ऐसा टीचर होना चाहिए जिसको पढ़ाने का शौक हो। मैंने अपने वो इंटरव्यू के अंदर जो है ना, वो जो पीपीएससी का इंटरव्यू तैयार किया था, उसके अंदर एक स्टेटमेंट मैंने शामिल की थी। बाद में सर ने मुझे कहा कि आप इस तरह कर लो। खैर बहरहाल वो ये था कि टीचर टीचर इज माई पैशन। ठीक है, टीचिंग इज माई पैशन। ठीक है, बल्कि वो कहते सर, जो मेरे सर थे, जब उन्होंने पीपीएससी का इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि टीचिंग टीचिंग इज माई पैशन, बल्कि टीचिंग इज माई रोमांस, इस तरह उन्होंने कहा था। तो बहरहाल टीचिंग जो है ये आपका पैशन होना चाहिए। और उसके बाद जो तीसरा क्या है, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, रट्टा लगवाना, ये तो नहीं है। और लिनेंसी टूवर्ड स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को बड़ा लीनियंट छोड़ देना, उनको आज़ादी दे देना। अब इस तरह आज़ादी दे देना बच्चों को, इस ये टीचर का ये लॉनली ये पर्पज तो नहीं है। ठीक है, पेडागोजी कहीं कहती है कि आज़ादी दे, लेकिन बिल्कुल ही लीनियंट छोड़ देना, तो आप लड़े मरे जो मर्जी करें, ये करना तो नहीं है ना। तो पैशन फॉर टीचिंग जो है ये आंसर होगा। उसके हु इज अ बिग सपोर्टर ऑफ हेरिडिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, इंसान जो है ना, इंसान की जो डेवलपमेंट है, इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हैं। एक है हेरिडिटी, एक है इन्वायरमेंट। दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट, दो तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि इंसान जो है ना, इन दो चीजों से मिलकर बना है, एक हेरिडिटी और एक इन्वायरमेंट। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो माहौल है ये इंसान को बनाता है, ये इंसान की सारी तरबियत सारा कुछ जो है वो। और कुछ कहते हैं जो हेरिडिटी, जो विरासत है, इसका इंसान की जो जिंदगी है उसके अंदर। अब यहाँ पे देखें, जेबी वाटसन, आपको पता होना चाहिए जेबी वाटसन बिहेवियरिज्म का बानी है। बिहेवियर का ताल्लुक इन्वायरमेंट से होता है, बिहेवियर का ताल्लुक इन्वायरमेंट से होता है। और जेबी वाटसन इन्वायरमेंट का बानी जो है वो बिहेवियरिज्म का बानी है। तो ये वाला तो बिल्कुल ना हुआ। बी एफ स्किनर की थ्योरी लर्निंग की थ्योरी है। और ये लर्निंग की थ्योरी का हेरिडिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हेरिडिटी की बात तो ये जीन प्याजे करते हैं, इस तरह की। बी एफ स्किनर तो इस तरह की कोई बात नहीं करता। तो ये लर्निंग की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो बी एफ स्किनर ने दी थी। तो इसके बाद जो है ये फ्रांसिस गाल्टन जो है, इसने जो है वो हेरिडिटी को ज्यादा जोर दिया। ठीक है, हेरिडिटी इंसान की डेवलपमेंट के अंदर बहुत किरदार अदा करती है, ये फ्रांसिस गाल्टन ने कहा। फ्रांसिस गाल्टन ने ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से भी बात की थी। और इसकी एक और भी फेमस चीज है, चले जेन में आ जाएगा। तो ये फ्रांसिस गाल्टन है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान जो है इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। इसकी बात कौन, ये एग्जैक्ट वर्ड किसने यूज किया था? ये एग्जैक्ट वर्ड अरिस्टोटल ने यूज किए थे। किसने किए थे? अरिस्टोटल ने किए थे। तो इससे पहले ना ये वाला एक सवाल इस तरह कुछ आया था, जिसके अंदर ना कुछ मिलती जुलती बात जॉन डेवी ने भी की थी। लेकिन जॉन डेवी जो है उसने एग्जैक्ट ये वर्ड यूज नहीं किए सोशल एनिमल वाले। जॉन डेवी कहता है कि इंसान एक सोशल बीइंग है।
वैसे उसने सोशल बीइंग कहा है कि इंसान सोसाइटी से लर्न कर रहा होता है, इन्वायरमेंट से लर्न कर रहा होता है, तो उसकी तरफ इसका जोर है। ये मॉडर्न जो जॉन डेवी है ना, ये मॉडर्न एजुकेशनिस्ट है, और इसका एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा किरदार है। प्रॉग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, इस तरह इसके अंदर इनका इसका बड़ा किरदार है। तो जॉन डेवी सोशल की बात करता है, सोशल बीइंग कहता है इंसान एक सोशल बीइंग है, इंसान सोसाइटी से सीखता है, इंसान सोशली लर्न करता है, इंसान सोसाइटी के अंदर जिंदा रहता है, वो बातें करता है। लेकिन जो बात की थी ना कि मैन एज अ सोशल एनिमल, ये एग्जैक्ट फ्रेज जो था ये अरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया था। और इससे पहले आपको पता होना चाहिए, सुकरात जो है वो सबसे कदीम जो है वो हम इसे बोलते हैं फिलासफर, उसका शागिर्द था प्लेटो, प्लेटो का शागिर्द था अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। यहाँ पे वाटसन का नाम लिखा हुआ है, ये भी वाटसन जिसे हमने अभी कहा था, ये बिहेवियरिज्म का बानी है। ठीक है जी, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर द ग्रेट। छठा सवाल है, व्हेन शुड करियर काउंसलिंग टिपिकली बिगिन फॉर स्टूडेंट्स? करियर क्या होता है, यानी जब हम अपनी तालीम से निकल के या तालीम के साथ हम अपनी करियर की तरफ, कि जिंदगी में मुझे अपना मुआश क्या बनाना है, मुझे पैसा कहाँ से कमाना है, मुझे अपनी डेस्टिनेशन कौन सी मुकर्रर करनी है, मुझे किस फील्ड के अंदर जाना है, तो वो कब जो है किसी इंसान की जो करियर काउंसलिंग है वो टिपिकली कब स्टार्ट होती है, कब शुरू होती है। तो इसके अंदर जो चीज हमने निकालनी है, अच्छा एमसीक्यू हमेशा करते हुए ना, आपने सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि उसमें से उस चीज को निकालना जो बिल्कुल नहीं है। क्या करियर काउंसलिंग हम परी स्कूलिंग में कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते, यानी ये वाला परी स्कूलिंग वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अब उसके बाद आप लोगों को ये तीन ऑप्शन हैं कि इनके अंदर कौन सा है। अभी किसी ने कहा सी है, लेकिन नहीं, इसका आंसर जो है वो ये हाई स्कूल है। जब देखें, आप जिस दिन से आपकी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाती है, आप उस दिन से करियर काउंसलिंग की तरफ चले जाते हैं। यानी आप मैट्रिक के अंदर जो है, हाई स्कूल के अंदर आप सब्जेक्ट की चॉइस कर रहे होते हैं कि मुझे आईटी की तरफ जाना है, मुझे जो है वो इस वक्त जो है मेडिकल की तरफ जाना है, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल करूंगा, इंजीनियर बनना है तो नॉन मेडिकल करूंगा, मैंने बिजनेस की तरफ जाना है तो मैं आई काम बी काम करूंगा, मुझे टेक्निकल को कोर्स करना है टैप्टा की तरफ जाऊंगा। यानी हम जो है किंडरगार्टन, ये गलत आ रहा है। ठीक है, हम देखें शुरू में पूरी दुनिया के अंदर बेसिक एजुकेशन सेम होती है, पूरी दुनिया के अंदर। आप यानी वो ना जिशान उस्मानी साहब हैं, तो उन्होंने ना अपने कोर्स बनाया है छोटे बच्चों के लिए, और वो 8वीं क्लास तक उन्होंने वो किताब बनाई है। कहते हैं कि 8वीं क्लास तक ये किताब करवा लें, दुनिया के किसी भी मुल्क के उसके एग्जाम दें, और उस एग्जाम को पास करने के बाद आप लोग वहां उस मुल्क के एओ लेवल या जो भी उनका आगे फर्दर हायर सेकेंडरी लेवल होता है, आप वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। दुनिया की तमाम कंट्रीज के अंदर बेसिक एजुकेशन सेम होती है, बेसिक एजुकेशन जो उसकी बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक चीजें हैं वो सेम होती हैं। अब हमारे पास ही 8वीं तक, ये तो कोई तकसीम तो कोई नहीं है ना 8वीं तक के, हम यहाँ पे जो है वो इसको 8वीं तक आर्ट्स लेके चलेंगे, इसको साइंस लेके चलेंगे, वो चीजें तो नहीं है। तो हमारी करियर काउंसलिंग हाई स्कूल से शुरू होती है। मैंने भी इसका पहले परी स्कूल लगाया था इस जगह पे देख के, फिर मैंने बाद में इसके मुतालिक जो है बहुत ज्यादा सर्च किया, तो हमारी करियर काउंसलिंग हाई स्कूल से शुरू हो जाती है। क्लियर? आगे चलूं जी। करियर यस का सर। बात आई है ना, तो करियर मतलब कि हम जो है वो अब जॉब की तरफ, कहीं किसी पोजीशन की तरफ जो है वो जाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी हमारे क्लास के अंदर लास्ट 10 मिनट रहते हैं आज वाली इसको खत्म होने में, और अगर ये खत्म होती है तो आपने ज्वाइन करना है, वरना अदरवाइज मैं ग्रुप में बता दूंगा कि अगर कल की तरह जूम ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी 10 मिनट की, तो फिर ठीक 10 मिनट बाद दोबारा क्लास होगी। हम अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, what type of education emphasizes practical skill and training for specific professions or trades? किस तरह की स्किल, प्रैक्टिकल की बात हो रही है, यानी जिसके अंदर हम हाथ से काम कर रहे हैं, जिसे कुनेटिव स्किल्स भी बोलते हैं, जिसे काइनेस्थेटिक्स भी बोलते हैं, यानी जिसके अंदर हम हाथ से काम कर रहे होते हैं। क्या प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कर रहे होते हैं?
कि प्राइमरी के अंदर तो बेसिक एजुकेशन कर रहे हैं, एक्टिविटीज जरूर कर रहे होंगे, लेकिन स्किल की बात प्राइमरी लेवल पे नहीं होती। हम ट्रेनिंग स्पेसिफिक प्रोफेशन की, जो किसी यानी कि आपने दिरखान बनना है, आपने कोई मोबाइल रिपेयर करने हैं, आपने इलेक्ट्रिशियन बनना है, आपने एसी रिपेयर करने हैं, आपको ऑटो मैकेनिक बनना है, ये सारे कोर्सेज टैबडा के इदारे के अंदर करवाए जा रहे होते हैं और ये सारी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। और इन कोर्सेज को हम वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोकेशनल एजुकेशन। इससे पहले वाला देखिए जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं कि वो एजुकेशन जो आप राह चलते लेते हैं, यानी चलते फिरते घूमते फिरते, यानी टीवी देख लिया, किसी दोस्त ने कोई बात बता दी, कहीं कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, यानी जो वो एजुकेशन जो बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी परी प्लानिंग के हम ले रहे होते हैं, कहीं से कुछ भी सीख रहे होते हैं, घर आ रहे थे एक इश्तिहार नजर आया, कुछ पढ़ा, वो भी हमने कुछ सीख लिया, ऐसी एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है वो वोकेशनल एजुकेशन होगी। हु वाज द फाउंडर ऑफ मदरसा रहीमिया इन सब कैंटिनेंट? सब कैंटिनेंट किसे कहते हैं? बरे सगीर को। और बरे सगीर किसे कहते हैं? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यानी पाकिस्तान की डिवीजन से पहले जो पाकिस्तान की डिवीजन, सॉरी, बड़े सगीर की डिवीजन, हिंदुस्तान की डिवीजन से पहले उसको सब कैंटिनेंट कहा जाता था। सब कैंटिनेंट के अंदर जो मदरसा रहीमिया था, ये शाह अब्दुल रहीम ने बनाया था। शाह अब्दुल रहीम ये शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं। ठीक है, शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं, शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं। और इन्होंने जो है वो मदरसा बनाया था वहां पे बड़े सगीर के अंदर। और बाद में 17 साल की उम्र के अंदर ही जो है वो शाह वलीउल्लाह ने अपने वालिद साहब, ये इनके वालिद साहब की यानी शाह वलीउल्लाह की उम्र तकरीबन 17 साल थी जब शाह अब्दुल रहीम की वफात हो गई थी। और उसके बाद शाह वलीउल्लाह ने अपने वालिद के मदरसे में पढ़ाना शुरू कर दिया। ये तकरीबन औरंगजेब आलमगीर का कुछ दौर भी इनका, यानी औरंगजेब आलमगीर का कुछ टाइम जो है वो शाह वलीउल्लाह ने पाया, कुछ इस तरह है। ठीक है, तो शाह वलीउल्लाह नहीं है, इसका जवाब क्या है? शाह अब्दुल रहीम है। शाह अब्दुल रहीम कौन थे? ये इसके वालिद मोहतरम थे, किन के? शाह वलीउल्लाह के। बाकी शाह वलीउल्लाह के हवाले से जब कोई एमसीक्यूज आया तो हम डिटेल में शाह वलीउल्लाह की बात करेंगे। एजुकेशन के अंदर आपको शाह वलीउल्लाह का पता होना भी जरूरी है। मुजद्दद अली सानी के बारे में जानते हैं आप लोग? मुजद्दद अली सानी, इसका क्या कहते हैं, इसका नाम को नाम भूल रहा है मुझे। मुजद्दद अली सानी, जिसने बादशाह, वो जो अकबर का दीन इलाही था, और मुजद्दद अली सानी ने दीन इलाही के हवाले से, क्योंकि अकबर ना बड़ा सेकुलर, वो चाहता था कि चूंकि मैं हिंदुओं को भी तमाम मजाहब को इकट्ठा रख सकूं, जैसे आजकल भी लोगों को कुछ ख्याल आता है ना, कहते हैं कि यार ये जो है ना, नई मजहब नहीं होने चाहिए या फिरके नहीं होने चाहिए, तो इनको इकट्ठा। अब वो भी कुछ इस तरह का, यानी कि अकबर भी इस तरह सोचने लग गया, तो ये मुजद्दद अली सानी ने उसके खिलाफ भी जो है हुआ इस तरह। तो खैर मुजद्दद अली सानी भी उसी टाइम का है, अकबर के जमाने का था। और शाह अब्दुल रहीम है ये। मिक्सचर ऑफ रिलीजन, हाँ, मतलब वो दीन इलाही का कंसेप्ट कुछ इसी तरह ही था। वहादतुल शहूद और वहादुल, इस तरह भी था इनका कंसेप्ट। अच्छा, उसके बाद हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट? देखिए जैसे आज हमारे पास जो है ना वो साल के बाद एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, जबकि बड़े सगीर के अंदर ये होता था कि लोग स्किल बेस्ड टीचिंग सीखते थे। यानी वालिदैन क्या करते थे, अपने बच्चे को किसी के पास भेज देते थे सीखने के लिए। वो वहां पे उसको जो है ना, उसको पहले बेसिक पढ़ना लिखना सिखाते हैं, फिर वो जो हुनर होता था, फाजल कोई दरंती बनाता है, कोई कश्तियां बनाता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई चमड़े का करता है, कोई मिसाले का करता है, जो भी वो वहां पे सीखते, अच्छी तरह ट्रेन होते, और फिर अपने इलाके में आके वो काम शुरू कर देते हैं। यानी बड़े सगीर के अंदर ये होता था। तो वहां पे पहली दफा जो सालाना एग्जाम की बात हुई कि एक साल के अंदर कोई बंदा कितना सीखता है, उसका साल के बाद एग्जाम लिया जाए, रियासत एग्जाम ले, ये आदिल शाह ने बात की थी। ये किसने बात की थी? आदिल शाह ने बात की थी एग्जाम की। नादिर शाह जो है ये ईरान से आया था, और कुछ अरसा ये भी जो है वो बरे सगीर के अंदर बादशाह रहा। और बहरहाल ये जो एग्जाम की बात, जो एनुअल एग्जाम की बात की थी, वो आदिल शाह ने की थी। क्लियर? उसके बाद है हु वाज द स्पेशल इन हु वाज इन हु वाज द स्पेशल इन जामिया मुस्तनसरिया?
जामिया मुस्तनसिया मुस्तनसर बिल्ला ने तमीर की थी। यानी सबसे पहला वो निजामुद्दीन सहालवी ने मदरसा जो है निजामिया कायम किया था इराक के अंदर। वहीं इराक के अंदर जो है एक अमीर बादशाह उस वक़्त का मुस्तनसर बिल्ला, यानी एक एक बड़ा ही जो दीन पसंद भी था और बड़ा ही अमीर उस वक़्त का, यानी कि ना अब्बासी पता नहीं था या जिसमें था, मतलब ये बड़े अमीर था। और इसने कहा कि जो बाकी मदारस हैं उनसे हट के इसने बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग तमीर की। और इसके अलावा उसने मदरसों के अंदर तमाम फैसिलिटीज, जैसे पहले होता था ना कि लोगों के पास जो है तेल, वो क्या होता है, यानी उसमें लालटेन में डालने के लिए तेल नहीं होता था। इसने प्रॉपर लोगों को फ्री तेल दिया, दवात कलम दी, उनको कापियां की रजिस्टर दिए यानी कि लिखने के लिए दी, उन अच्छी बिल्डिंग दी, उनका बच्चों का वजीफा लगाया जो दूर से आते थे, उनको खाना मुहैया किया, एक अच्छी बिल्डिंग, अच्छा रहन सहन, ये सारा कुछ उसने प्रोवाइड किया। तो मुस्तनसर बिल्ला जो है उसने एक वीआईपी जो मदरसा बनाया था। तो ये जामिया मुस्तनसिया की खास बात थी कि वो फुल्ली फैसिलिटेटेड था, बिल्डिंग भी अच्छी थी, हर तरह से फैसिलिटेटेड भी था, और दूर से आने वाले तुलबा को स्कॉलरशिप भी मिलता था। जबकि इससे पहले और इसके बाद और आज तक तकरीबन ये मदरसे का जो खर्चा होता है जो इधर इर्द गिर्द के लोग जो है वो चला रहे होते हैं, रोटी फलां देगा, फलां मदरसा चलाएगा, इस तरह चलता आया है हमेशा से। ओके जी, नेक्स्ट है 11। ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज अ टीचर इज मोस्ट लाइकली टू फोकस ऑन। प्री एक्टिव फेज, परी अब देखें, ये अब बात आ गई फेजेस की तरफ। तीन तरह के हमारे पास फेजेस होते हैं। एक होता है प्री एक्टिव, एक होता है इंटर एक्टिव, और एक होता है पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। एक उस्ताद क्लासरूम में नहीं गया, क्लासरूम में जाने से पहले वो जो प्लानिंग करता है बैठ के कि मैं क्लास में जाऊंगा, मैं ये चीज पढ़ाऊंगा, यानी वो लेसन प्लानिंग करता है, वो सोच विचार करता है, मैं कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करूंगा, बच्चों को कैसे असेस करूंगा, क्या पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें क्लासरूम में जाने से पहले जो टीचर डिसाइड कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं प्री एक्टिव। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इंगेजिंग इन डिस्कशन विद स्टूडेंट। अब ये तो क्लास के अंदर है ना, एंगेज स्टूडेंट, एंगेज डिलीवर लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन, ये क्लास के अंदर हो रहा है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द लेसन, ये वाली बात है कि यानी प्री एक्टिव के अंदर प्लानिंग हो रही होती है, लेसन को अरेंज किया जा रहा होता है, सोचो विचार की जा रही होती है। असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करना। ठीक है। तो ये वाला ये मतलब ये वाली चीज तो बाद में आती है, रिफ्लेक्टिव में कहीं आएगी, तो ये नहीं है। ठीक हो गया। 12 है हमारे पास, विच फेज ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व एक्टिव इंगेजमेंट। जी असेसमेंट जो है ना बाद में है, जब हम डिफ्लेक्शन ले रहे होते हैं, जब हम फीडबैक ले रहे होते हैं। असेसमेंट का मतलब फीडबैक भी आ जाता है, तो अब असेस कर रहे हैं तो ये फीडबैक के अंदर जाके कहीं आएगा। Which phase of teaching involves active engagement and participation of both teacher and student। यानी वो कौन सा फेज होगा जहां स्टूडेंट टीचर आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे, वहां आपस में उनकी बातचीत चल रही होगी, वो बिल्कुल आप लोगों ने ठीक जाना, वो इंटर एक्टिव फेज होगा। वो कौन सा होगा? ये जो पोस्ट एक्टिव है और रिफ्लेक्टिव है, ये एक ही तरह के मतलब है। ठीक है, पोस्ट एक्टिव और रिफ्लेक्शन, यानी पोस्ट एक्टिव के अंदर रिफ्लेक्शन होती है। 13 है, विच फेज ऑफ टीचिंग इज करेक्टराइज्ड बाय स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज एंड डिस्कशन। कौन सा फेज ऐसा है जिसमें जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं और आपस में डिस्कशन चल रही होती है? ये जरा बताइएगा, किस फेज के अंदर प्री एक्टिव में डिस्कशन हो रही होती है, इंटरएक्टिव में होती है, या पोस्ट एक्टिव में होती है? कौन सा फेज है जब स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज वहां पे डिस्कशन चल रही होती है? जी आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये इंटरएक्टिव है, यानी जहां पे स्टूडेंट और टीचर की डिस्कशन हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरएक्टिव फेज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 14। ड्यूरिंग विच फेज इज अ टीचर लाइकली टू गैदर फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट अबाउट द लेसन। यानी कि इस फेज के अंदर टीचर स्टूडेंट से फीडबैक लेता है कि बच्चों आपको क्या समझ आई है, आज आपने क्या सीखा है।